सब्सक्राइब कीजिए नेट क्रैकर के चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो वॉच करने के लिए सबसे पहले। स्टूडेंट वेलकम टू नेट क्रैकर्स। मैं अनुराग शर्मा इस चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट आज हम लोग बात करेंगे एमए एंट्रेंस एग्जाम की। ये तो भारत में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एमए एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट कराती है, बट एक एग्जाम बहुत ज़्यादा फेमस है। रीज़न ये है कि अगर ह्यूमैनिटीज़ की बात की जाए तो भारत में नैक की रैंकिंग में लगभग कई सालों से नंबर 1 रहने वाली जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो एमए एंट्रेंस एग्जाम कराती है, आज हम उसकी बात करेंगे। और उस पर भी स्पेशली मैं बात करूंगा एमए इन पॉलिटिकल साइंस की, एरिया स्टडीज की एंड एमए इन पॉलिटिक्स की। बच्चों को ये डाउट भी रहता है कि क्या एक ही एग्जाम होता है तीनों के लिए, तो मैं ऐसे में आज आपके डाउट यही क्लियर करने वाला हूं कि एग्जाम एक होता है या अलग अलग होते हैं, और साथ ही सिलेबस क्या रहता है। नॉर्मली अगर आप जेएनयू की साइट पर जाके सर्च करें एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस तो शायद उसको ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, पर जेएनयू जब कभी भी एंट्रेंस एग्जाम का एक नोटिफिकेशन निकालता है तो उसमें ये सिलेबस आपको जरूर देखने को मिलता है। आज की इस वीडियो में एग्जाम कब होना है उसको भी थोड़ा सा समझेंगे, एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, किस तरह से कंडक्ट होता है एग्जाम में, वो भी समझाऊंगा आपको। और जो सिलेबस है एग्जाम का इन 3 पर्टिकुलर एग्जाम्स का, वो भी हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अभी मैं जब जेएनयू एमए एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहा हूँ तो वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, या तो वो बीए जनरल भी करके आए हैं, किसी भी स्ट्रीम से अगर वो अपनी स्टडीज करके आए हैं और उनकी ग्रेजुएशन में अगर उन्होंने 55% स्कोर किया है जनरल कैटेगरी में, तो वो जेएनयू का एमए एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, अपेयर कर सकते हैं इस एग्जाम में। स्टूडेंट यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं कि जेएनयू एमए एंट्रेंस एग्जाम के लिए हमारे ऑनलाइन कोर्सेज बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। हमारे न्यूली बैचेस जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं, जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं और इंडिया में कहीं पर भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारे जो स्पेशलाइज्ड नोट्स हैं आप वो भी ऑर्डर कर सकते हैं, जो विद इन अ वीक आपके पोस्टल एड्रेस पे डिलीवर कर दिए जाएंगे। सो स्टूडेंट सबसे पहले मैं बात करता हूं जेएनयू एमए एंट्रेंस की, और यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एक कंफ्यूजन भी है कि पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स में वाला जो पेपर है इनमें फर्क क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए क्या कोई अलग से एग्जाम होता है, तो उन डाउट्स को भी क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले एक बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं कि 2022 में जो अब तक की अपडेट्स हैं उसके हिसाब से मई के महीने में जो एमए एंट्रेंस एग्जाम होना है उसका नोटिफिकेशन पॉसिबली मई तक रिलीज हो जाएगा। जून के लास्ट वीक में एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, जुलाई में आपका रिजल्ट आ जाएगा, और अगस्त से या सितंबर से जो है क्लासेस को स्टार्ट किया जाएगा। अगर कोरोना का समय है, हम देख रहे हैं किस तरीके से अभी दिल्ली के अंदर भी केसेस बढ़े हैं, अगर सब ठीक रहता है ऑन दी टाइम अगर एग्जाम हमारा कंडक्ट होता है तो हम मान सकते हैं कि मई में नोटिफिकेशन आके जून लास्ट में हमारा जो है एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सिलेबस के ऊपर आते हैं और एमए इन पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है उसको डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि मैं आप एमए में क्या पढ़ने वाले हैं उसका सिलेबस डिस्कस नहीं कर रहा हूं। एमए एंट्रेंस एग्जाम जो होगा जेएनयू का, हम उसका सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। और साथ ही ये इंफॉर्मेशन भी मैं आप लोगों को दे दूं कि अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हैं तो ऐसे में जरूरी है कि आप टर्म्स जो होती हैं उनको इंग्लिश में अच्छे से कवर अप कीजिए, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मोड में ही कंडक्ट होता है, हिंदी में जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम नहीं आता है। अब तक के नोटिफिकेशन में अब तक जो एग्जाम हुए हैं सिर्फ इंग्लिश में कंडक्ट हुए हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में ये हिंदी में भी कंडक्ट होने लग जाए। इसी के साथ जो एग्जाम का पैटर्न रहता है, इसका जो मोड रहता है वो ऑनलाइन रहता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए इसको कंडक्ट कराता है, एनटीए की साइट पे ही आप फॉर्म फिल करते हैं, वहीं से जो है आपका रोल नंबर आपको मिलेगा। तो जो पूरा प्रोसीजर है वो ऑनलाइन रहता है। ऑनलाइन एग्जाम का भी क्या प्रोसीजर है आपको बता दूं। फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन आपके पास आया, इसमें 4 एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे, इसमें से एक आप टिक करेंगे, सबमिट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से हम अपना ऑनलाइन एग्जाम देते हैं। तो यहाँ सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस हम डिस्कस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं एमए पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, ये हमारा सिलेबस है। 3 यूनिट इन्होंने बेसिकली बांट दी हैं सिलेबस के अंदर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस के कोर एरियाज को। यहाँ आप देखेंगे सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर पॉलिटिकल थॉट तो हमें पता है, बट ये सोशल थॉट्स क्या है। तो बेसिकली सोशल थॉट्स की मैं बात करूं तो जैसे राजा राम मोहन रॉय रहे, इस तरह के अलग अलग रेवोल्यूशनरीज जो रहे जिन्होंने उस समय में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया के अंदर सोशल चेंजेस को लाने में। पंडिता रामाबाई की अगर बात करें, फेमिनिज्म के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। बी आर अम्बेडकर जी
एक सोशल थिंकर भी थे और एक पॉलिटिकल थिंकर भी थे। तो हम इस तरह के जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, हमारी जो उस समय की आइडियोलॉजीज है, उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स को हम पढ़ेंगे। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में नॉर्मली स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हमें किन थिंकर्स को फॉलो करना चाहिए या कितने डेप्थ में जाके किसको पढ़ना चाहिए। तो स्टूडेंट एक चीज मैं आपको कंफर्म कर दूं, जब आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की बात करते हैं या मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात करते हैं भारत में होने वाले एमए एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो अगर कोई स्टेट यूनिवर्सिटी एग्जाम को कंडक्ट करा रही है तो ऑफकोर्स उस स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाला जो ग्रेजुएशन का सिलेबस है हमें उसको फोकस करना है। पर अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जाम है या जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज एग्जाम को कंडक्ट करा रही हैं तो ऑफकोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो हमारा सिलेबस होता है ग्रेजुएशन का, आप उसे कंसिडरेशन में रख सकते हैं। अगर आप इग्नू के छात्र हैं तो इग्नू का जो सिलेबस है ग्रेजुएशन का आप उसको ध्यान में रख सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ाया जाता है उस सिलेबस में आने वाले जो इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं आप उन्हें कंसिडरेशन में ले सकते हैं। ठीक है, साथ ही आने वाली वीडियोज में मैं और इन डेप्थ जाके किन किन थिंकर्स को आपको कवर करना है, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। लास्ट हमारा यहाँ पर पॉइंट है कॉन्सेप्ट्स एंड अप्रोचेस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। बेसिकली हम कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो ये पर्टिकुलर पार्ट अगर आप यूजीसी नेट के सिलेबस को भी देखें तो वहां पे आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट्स दिए जाते हैं, जैसे स्टेट क्या है, सिटीजनशिप क्या है, पावर क्या है, अथॉरिटी क्या है, लिबर्टी क्या है, इक्वलिटी क्या है। तो ये सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं पॉलिटिकल साइंस के। तो यहाँ पर भी आप इन कॉन्सेप्ट्स को ही पढ़ेंगे। आप ग्रेजुएशन में कॉन्सेप्ट्स को पढ़ के आए हैं, इस एमए एंट्रेंस को पास करके आप मास्टर्स में भी जाके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। मैं यूजीसी नेट का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर वो सिलेबस आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए दो टर्म्स में बेनिफिट होगा, बिकॉज नेट के जो थिंकर्स हैं वो आपके एमए में भी आने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ उसको पढ़ लेते हैं तो वो एग्जाम में भी आपको हेल्प करेंगे और आपकी फर्दर स्टडीज में भी आपको काफी हेल्प कर सकते हैं। इसके बाद हमारी यूनिट नंबर जो 2 है इसके अंदर ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसके बारे में डिस्कशन हम लोग करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन भारत का है क्या। यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ें तो आपको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है या उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नहीं कवर करना है, इनके साथ साथ आप थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी अपने ध्यान में जरूर रखिए। फॉर एग्जांपल फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है, कितनी कमेटीज थी, किन्होंने क्या रोल प्ले किया, इस चीज को भी आप अच्छे से कवर अप करें। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशंस जो हैं पॉलिटिकल, आप उनको यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर स्टेट पॉलिटिक्स क्या है भारत में, स्टेट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज क्या हैं, ठीक है, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन अगर एक्ट की अगर मैं बात करूं, स्टेट का जो रिलेशन है भारत का, ठीक है, तो इन सब चीजों को आप यहाँ पर पढ़ते हैं। सेंट्रल और स्टेट के रिलेशंस को आप लोग बढ़ते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है हम उसको यहाँ पर बड़े तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल प्रोसेस एंड पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया, ये बेसिकली इस पार्ट की अगर मैं बात करूं तो आप इसको इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर भी समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हमें ये बेसिक चीजों को समझना है कि पॉलिटिकल प्रोसेस है क्या, पॉलिटिकल पार्टीज क्या हैं भारत में, किन चीजों पे वो चुनाव लड़ती हैं, उनके एजेंडाज क्या रहते हैं, साथ ही पब्लिक पॉलिसीज किस तरह की हैं, जैसे मनरेगा की अगर मैं बात करूं, स्कीम्स क्या क्या हैं अलग अलग, इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आप यहाँ पर बड़े तौर पर समझते हैं। फिर आता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का। वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब तक आप इस सिलेबस को नहीं समझेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आपको समझ में नहीं आएगी। एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं स्टूडेंट के, सर क्या इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, ठीक है, इस पे सॉरी इंडियन पॉलिटिक्स जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है भारत का, क्या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में उससे क्वेश्चन आते हैं। तो स्टूडेंट बेसिकली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पॉलिटिकल साइंस के कोर एरियाज जो हैं उनको कवर अप करती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे नेट के सिलेबस में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वहां पूछा जाता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है ये समझाइए, यूरोप में किस तरह की जो है स्ट्रगल थी इंडिपेंडेंस की, भारत में किस तरह चली, इस तरह की स्ट्रगल के बीच का डिफरेंस आप समझाइए। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो बेसिकली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जब हम बात कर रहे हैं तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं हमें उन्हें कंसिडरेशन में रखना है। लास्ट आता है इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन की अगर मैं बात करूं 3 हिस्सों में हम इसे बांट देंगे, एमए के लिए स्पेशली, एमए के लिए इसलिए क्योंकि आप ग्रेजुएशन में इंटरनेशनल रिलेशन में हिस्ट्री भी पढ़ के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड वॉर 2 क्या है, कोल्ड वॉर क्या रही, ठीक है, इनके बारे में आप काफी चीजें पढ़ते हैं, समझते हैं। कोल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर 2 आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, बिकॉज उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। वॉर टाइम ट्रीटीज बहुत सारी हुई थी, कोल्ड वॉर के era में काफी सारी ट्रीटीज यहाँ पर हुई थी। तो आप कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है आप उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आता है, जैसे कि मैंने कहा, मॉडर्न स्टेट के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा, थ्योरीज क्या क्या है वो पूछ ली जाएंगी, ठीक है। स्टेट में से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं
वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। रियलिज्म, नियो रियलिज्म, ये सारे बेसिक एस्पेक्ट्स को आप लोग डिस्कस करते हैं। लास्ट में आप पर्टिकुलरली इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, अलग अलग समिट जो होते हैं, हम लोग उसको कवर अप करेंगे। इंडियन फॉरेन पॉलिसी को भी इक्वली हम लोगों को यहां पर समझना है। इंटरनेशनल रिलेशन में हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी और जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, इंडिया की जो रिलेशन इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, उसको भी हम लोग जरूर से समझेंगे। तो स्टूडेंट ओवरऑल ये है आपका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम है उसकी बात कर लेते हैं। यहां पर ये है एमए इन पॉलिटिक्स। बेसिकली फर्क क्या है? स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल स्टडीज, ठीक है। एमए पॉलिटिक्स है, मास्टर्स इन पॉलिटिक्स, ये एक फर्क आ गया, ठीक है। इस सिलेबस की अगर बात करूं और ऊपर वाली की अगर मैं देखूं तो वो पॉलिटिकल साइंस है, बट यहां क्या है? स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल स्टडीज, ठीक है। यहां पे किस तरह के टॉपिक्स हम लोग यहां पे कवर अप कर रहे हैं? सोशियोलॉजिकल थिंकर्स जो हैं, सोशियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स जो हैं हमारे, हम उनको यहां पर कवर अप करेंगे। पॉलिटिकल साइंस, जब यहां पर ये वर्ड आया तो बेसिकली यहां पर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरी है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूं, थ्योरीज वाला पार्ट आप यहां पर कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को आप यहां पर कवर करेंगे, एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स को हम लोग यहां पर कवर करेंगे पॉलिटिकल साइंस में। इंटरनेशनल रिलेशन, अगेन यहां पर यही टॉपिक है। इसमें एक पॉइंट और मैं ऐड कर दूं, जब आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं, और एरिया स्टडी बहुत जरूरी होता है। नॉर्मली जब आप इंडिया के रिलेशन यूएसएसआर से पढ़ रहे हैं तो आपको यूएसएसआर के समय में क्या स्ट्रक्चर था वहां का वो समझना है, अब रशिया किस तरीके से काम कर रहा है वो समझना है, ठीक है। इसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बेसिकली यही आ जाएगा कि क्या क्या घटनाएं घटी। जैसे मैंने कहा कि वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है, कोल्ड वॉर का एरा क्या रहा उसको हम लोग समझेंगे, क्या था बाइपोलर सिस्टम, क्या था, ठीक है, सिस्टम थ्योरी क्या रही, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हमारे लिए जरूरी होते हैं। इकोनॉमिक्स, बेसिकली यहां पर आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या है उसको पढ़ेंगे, आईएमएफ के बारे में, डब्ल्यूटीओ के बारे में, ठीक है। इन सब चीजों को आप लोग यहाँ पर बड़े तौर पर पढ़ते हैं। तो ये आपका एक अलग से एग्जाम होता है। बच्चे नॉर्मली पूछते हैं कि सर एक ही साथ ही तीनों एग्जाम होते हैं, तो नहीं, ये एग्जाम अलग अलग होते हैं। इनकी डेट्स भी नॉर्मली अलग अलग ही आती हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 दिन एग्जाम हुआ, पहले दिन वो, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन आपका अलग पेपर हुआ। इसके बाद हमारा अगला एग्जाम जो है वो है इंटरनेशनल रिलेशन, एंड यहां क्लियरली मेंशन है एरिया स्टडीज, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडी, यहां पे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सेम उसी तरह वही सिलेबस हमारा यहां पर भी रहेगा। क्या है? सोशियोलॉजी को हम लोग यहां पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस हम यहां पढ़ेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन यहां हम लोग पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इकोनॉमिक्स जो मैंने आपको बताया, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन सबको आप पढ़ेंगे। एंड ये डिसिप्लिन देखिए, सिलेबस जो है ग्रेजुएशन के लेवल का बेसिकली आप लोग कवर अप करके चल रहे हैं। किस तरह से हम लोग इसे कवर कर सकते हैं, क्या सोर्सेस हमारे रहेंगे? स्टूडेंट देखिए, हम 2 तरह के सोर्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं इन तीनों ही अलग एग्जाम्स के सिलेबस को कवर अप करने के लिए। या तो हम ग्रेजुएशन के नोट्स को फॉलो करें, ग्रेजुएशन का जो मटेरियल रहता है उसको फॉलो करें। हम किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सिलेबस फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, वहां से ये चीजें काफी हद तक कवर हो जाएंगी। इसके अलावा हम ये काम कर सकते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास मटेरियल है, जो भी बुक्स हैं हमारे पास, हम उनसे इनको पढ़ सकते हैं। साथ ही इस पर्टिकुलर सिलेबस के साथ मैं कुछ पॉइंट्स आपको और डिस्कस कर दूं। जब आप ग्रेजुएशन का सिलेबस पढ़ते हैं और आप किसी अलग बुक से पढ़ते हैं, ऑथर से पढ़ते हैं, मान लीजिए आपने कोई मोटी सी बुक उठा ली इंटरनेशनल रिलेशन पे, तो ये ध्यान रखिएगा कि आप जितने टॉपिक को कवर अप कर रहे हैं वो रिलेवेंट हो। क्योंकि जब भी आप ग्रेजुएशन में कुछ पढ़ते हैं तो बेसिकली आप उन चीज़ों का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, बट मास्टर्स में आप उसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट पढ़ते हैं। तो ऐसा ना हो कि मास्टर का जो सिलेबस है आप वही इस एग्जाम के लिए पढ़ के जा रहे हैं। आई थिंक अभी जनवरी का महीना है और हमारा एग्जाम पॉसिबली जून में होना है, तो वी हैव अ मोर देन इनफ टाइम। 3 महीने के अंदर आप सिलेबस को कंप्लीटली कवर अप कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जिन्होंने ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से नहीं की है, उनके लिए मैं एडवाइस करूंगा कि आप 1 महीने का समय, पहले 1 से 1.5 महीने का समय या 2 महीने भी अगर आप लें, तो आप अपने ग्रेजुएशन के सिलेबस को जो है अच्छे से रिवाइज कीजिए। पॉलिटिकल साइंस की बुक्स ले लीजिए आप, ठीक है, उसके बाद आप आके पढ़िए। जिनकी ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में है, शायद उनके लिए 3 महीने का टाइम बहुत है सिलेबस को कंप्लीट करके रिवीजन पे आने पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस एग्जाम को क्वालिफाई भी कर सकते हैं और जेएनयू में अपनी सीट को कंफर्म भी कर सकते हैं। साथ ही वो बच्चे जो चैनल से जुड़े हैं वो चैनल से जुड़े रहिए, बिकॉज जेएनयू एम एंट्रेंस के रिलेटेड और बहुत सारी वीडियोस मैं जल्द ही इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूं। और हमारी ऑनलाइन क्लासेस के लिए या नोट्स के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए। साथ ही हमारे गाइडेंस ग्रुप्स के साथ भी आप लोग जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।